आप सबों को जय हिंद। आइए हम लोग आज का टॉपिक जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं एवं भाषाई संगठन पर चर्चा करते हैं। क्योंकि कमेंट में मुझे बहुत लोगों ने बोला कि सर इस टॉपिक को पढ़ाइए, तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो देर न करते हुए आइए हम लोग अपने सेशन पर आते हैं। जैसा कि हमको पता है कि पूरे देश का जो राज्यों का समूह है, इन सभी राज्यों में सब का बर्थ रेट एक समान नहीं है। क्योंकि हमने इसके पहले भी अध्ययन किया है कि बहुत से राज्यों का बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत का मध्यम है और बहुत का निम्न है। इसके पीछे कारण है उनका सामाजिक व्यवस्था या सोशल कंडीशन, कि जो राज्य डेवलपिंग अवस्था में हैं, डेवलप अवस्था में हैं, उनका बर्थ रेट निश्चित रूप से कम होगा। लेकिन जो लोग पिछड़े अवस्था में हैं उनका बर्थ रेट अधिक होगा, साथ ही साथ डेथ रेट भी अधिक हो सकता है। तो चर्चा का मुख्य विषय है कि क्षेत्रीय भिन्नताएं क्यों हैं। जो हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ है पूरे देश में, उसमें क्यों असमानता है। तो असमानता का मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण है सामाजिक आधार, कि वहाँ के लोगों का शिक्षा कैसा है, उनका सोचने का रवैया कैसा है, वे किस परंपरावादी हैं, आधुनिक परंपरावादी हैं या रूढ़िवादी परंपरावादी हैं। तो इस नज़रिए से पूरे देश को एक हम लोग देखें तो देखते हैं कि जो हम लोग दक्षिण के राज्य हैं, जिसमें से हम लोग का केरला, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों का जो औसत ग्रोथ है वह 20% से भी 20% के आसपास है। ये डाटा 1991 से 2001 के आसपास का है। अर्थात सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि है वो इन दक्षिण राज्यों में ही केंद्रित है। इसमें से केरला का सबसे कम है, इसका लेस देन 10% जनसंख्या ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर क्रिश्चियन आबादी है। साथ ही साथ मिजोरम जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मिजोरम, वहाँ भी सेम कंडीशन, वहाँ भी ईसाई जनसंख्या के कारण यहाँ पे ग्रोथ रेट बिल्कुल कम है। यहाँ चूंकि यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं को समाज में बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता है, उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए इन सब कारणों के चलते यहाँ का जो ग्रोथ रेट है वह इंडिया में सबसे कम है। जबकि दूसरा जो हम लोग का है ग्रोथ रेट, वो उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भारत का है, जिसमें हम लोग का पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, आसाम, पश्चिम में हम लोग का गुजरात, दक्षिण में आएंगे तो हम लोग का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इनका जो जनसंख्या वृद्धि की जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वह 20 से ऊपर है, 20 से 25 के आसपास इसका ग्रोथ है। और वह ग्रोथ जो है सो पश्चिम से पूर्व की ओर अधिक है। कहने का मतलब कि पंजाब हरियाणा का ग्रोथ रेट कम है, उससे अधिक यूपी का है, उससे अधिक बिहार का है, उससे अधिक झारखंड और बंगाल का है। उसी प्रकार से इधर जाएंगे लोग, थोड़ा सा और वेस्ट आएंगे तो राजस्थान का ग्रोथ सबसे कम है, गुजरात का भी कम है, महाराष्ट्र का उससे ज़्यादा है, एमपी का उससे भी ज़्यादा है। तो टोटल यहाँ का जो ओवरऑल ग्रोथ है वह क्या है, इन राज्यों से ज़्यादा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब जो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र के अनुशासित प्रदेश हैं उनका ग्रोथ रेट क्या है, इनसे भी लगभग कम है या औसत है। तो मुख्य रूप से दो ही जो है सो क्षेत्रीय भिन्नताएं दिखाई पड़ती है, एक दक्षिण के राज्य और दूसरा उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम के राज्य। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में ही गया होगा कि जो जनसंख्या प्रतिशत का जो दर है वह पूरे भारत में एक समान नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं।
मैंने क्षेत्र बाय क्षेत्र, रीजन बाय रीजन के आधार पर क्या है, इसमें भिन्नताएं हैं। सभी राज्यों का जो ग्रोथ रेट है वो एक समान नहीं है। तो यह शब्द आपको परेशान करता है कि क्षेत्रीय भिन्नता क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग नॉन से अननोन की ओर देखते हैं, कि जैसे हम लोग का जो टोपोग्राफी में भिन्नता है, अर्थात कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं द्वीप समूह, कहीं तटीय क्षेत्र है, ये क्या है, ये भौगोलिक भिन्नताएं हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर है क्षेत्रीय भिन्नताएं, किसका, तो जनसंख्या की क्षेत्रीय भिन्नताएं। जनसंख्या ग्रोथ जो है, जनसंख्या वृद्धि जो है, उसमें क्या क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा कि जनसंख्या बर्थ रेट का जो पैमाना वह क्या है, कम और अधिक है, कहीं ज्यादा कहीं कम है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ग्रोथ रेट है उसमें विशेषकर किशोर जनसंख्या को फोकस किया जाता है। ठीक है, किशोर जनसंख्या के बारे में आपको पता है कि वैसे किशोर जिनकी उम्र 10 से 19 वर्ष के बीच है, उसे हम लोग किशोर जनसंख्या कहते हैं, जिनका ग्रोथ रेट लगभग 21% के आसपास है भारत में। ठीक है, जिसमें से मेल का ग्रोथ रेट लगभग 52% के आसपास है, किशोर का लगभग 52% के आसपास है, और किशोरियों का लगभग 48% के आसपास ग्रोथ रेट है। इससे क्या सिद्ध होता है कि समाज में बालकों का जन्म अधिक है और बालिकाओं का जन्म क्या है, कम है। ठीक, अब एक समस्या यहाँ पर है कि जो किशोर जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो रही है, उसकी समस्याएं, अनेक समस्याएं हैं। इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, तो विवाह की निम्न आयु, बहुत ऐसे किशोर हैं जो कम समय में ही विवाह कर लेते हैं, कम उम्र में ही विवाह कर लेते हैं, चाहे उनकी घरेलू परिस्थितियां वैसे कारण उसको मजबूर कर रहे हो, या फिर और भी कुछ कारण रहे हों, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वे धन अभाव के कारण पढ़ लिख नहीं पा रहे हों, इसलिए क्या है, वो उनके घर वाले कम उम्र में उनका विवाह कर देते हैं। इसके चलते क्या है, वे पढ़ ले नहीं पाते हैं, और नहीं पढ़ लिख पाने के कारण क्या है, वे निरक्षर हो जाते हैं। वे निरक्षरता की श्रेणी में आते हैं, गिनत होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर, नेक्स्ट समस्या है स्कूल ड्रॉप आउट, कि बीच में ही विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। एक्चुअली देखा जाता है कि जितने बच्चे 8th क्लास पास करते हैं उतने बच्चे 9th क्लास में एडमिशन नहीं लेते हैं, या फिर जितने बच्चे 10th में पास करते हैं उतने बच्चे 11th में एडमिशन नहीं लेते हैं, या जितने बच्चे 12th में पास आते हैं वे फिर क्या है, कॉलेज में नामांकन, कॉलेज में दाखिला नहीं लेते हैं। इसके पीछे कारण है उनकी सामाजिक स्थिति, उनका जो है सो घरेलू इनकम का स्टेटस। तो ये बहुत बड़ी समस्या है स्कूल ड्रॉप आउट, और इस समस्या को साकार करना, इस पर निजात पाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये नेक्स्ट समस्या में हम लोग का है फिर महिला निरक्षरता है, क्योंकि बहुत ऐसे समाज हैं जहाँ पे महिलाओं को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। खास करके आज से कुछ समय पहले देखा जाए तो जो हमारे मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं वे पर्दा के अंदर रहती हैं, उन्हें घर से बाहर जाने का परमिशन नहीं है। वे भी कहीं बाहर निकलती तो क्या है, अपने मुंह पर पर्दा लगा के निकलती है। तो चूंकि जब वे बाहर घर से निकलेंगी नहीं तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगी, और सबके बस की बात नहीं कि टीचर को घर बुला करके शिक्षा दिया जाए। और स्कूली शिक्षा और घरेलू शिक्षा में बहुत अंतर है, क्योंकि विद्यालय में हमें एक वातावरण मिलता है जो घर में मिलना संभव नहीं है। तो महिलाओं की शिक्षा भी अशिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद हम लोग क्या है कि जो महिलाएं पढ़ लिख नहीं पाती हैं उनका बहुत कम उम्र में ही विवाह हो जाता है, और कम उम्र में विवाह होने के कारण उनकी मृत्यु दर बहुत उच्च है, क्योंकि जब शरीर परिपक्व नहीं होता है माँ बनने के लिए, और मजबूरी में जब उनको माँ बनना पड़ जाता है तो गर्भ काल में, प्रसव काल में उनकी मृत्यु हो जाती है, और माँ की मृत्यु होने से बच्चे भी क्या है, मृत्यु के शिकार होते हैं, जिसे हम लोग बाल मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो कंडीशन है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों में क्या है, बहुत से महिलाएं HIV की शिकार हैं या एड्स के शिकार हैं। ये सब समस्याएं, जो ये सब जो बीमारियां, वो आपको पता है कि HIV कैसे होता है, एड्स कैसे होता है, ये सब इस पर डिटेल में कई बातें होगी तो चर्चा करेंगे हम, जब हम लोग परिवार नियोजन पढ़ेंगे ये सब की चर्चा करेंगे, एड्स और HIV क्या है। फिर क्या है कि बहुत समाज, जो पिछड़े समाज हैं उनमें क्या मदिरा पान का जो है सो प्रचलन बढ़ गया है। आजकल कम उम्र में ही किशोर किशोरियां जो है सो इसकी लत लिए फिर रहे हैं, वे चुपके मदिरा सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, जिससे क्या है, बाल अपराध में वृद्धि हो रही है।
और सरकार अभी कृत संकल्प है कि सरकारी विद्यालयों में SHWP प्रोग्राम चला रही है। इस प्रोग्राम के तहत हमें बच्चों को बताना है, उन्हें जागरूक करना है कि आप इस उम्र में जो मदिरापान ना करें, धूम्रपान का सेवन ना करें और ये जीवन में कभी ना करें। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। इससे क्या है, उनके बीच बहुत सारी शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है और वे अपने जीवन को सही से नहीं जी पाते हैं, सही चीजों का निर्णय सही समय पर नहीं ले पाते हैं, जो एक समस्या बनी हुई है। अब क्या है कि इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार ने 1914 ईस्वी में NYP का प्रोग्राम लाया, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल यूथ पॉलिसी, विश्व युवा नीति। इस विश्व युवा नीति के तहत कैसे हम युवाओं को, जो भटके हुए युवा हैं, जो इन गलत अपराधों के संगति में चले गए, उन्हें कैसे हम लोग उसको सही रास्ते पे ले जाएं। यह भी एक बहुत बड़ी प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है, ताकि उन्हें समय रहते इन लत से उन्हें छुटकारा दिया जाए और उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने NGO के माध्यम से विद्यालय, स्कूल टू स्कूल विजिट करवा करके बच्चों को जागरूक कर रही है, ताकि वे भटके नहीं, उनके सामने गलत मैसेज ना जाए और वे अपने आप को कंट्रोल करें। तो हमने देखा है कि जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय भिन्नताएं क्या हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका जो अगला पार्ट है, उसमें वही हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं कि भाषाई संगठन क्या है। जैसा कि भाषाई का मतलब हम लोग बोलचाल है, जो हम लोग की लिपि है, जो लिखावट है, उसी को भाषा कहते हैं। और संगठन का मतलब होता है बनावट, कि पूरे भारत में कौन कौन से भाषाएं बोली जाती है और किन भाषाओं से मिलकर भारत का जो है भाषा परिवार बना है। तो मुख्य रूप से भारतीय भाषा परिवार को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला हम लोग का है आष्टिक या निषाद भाषा परिवार। इसमें जनरली हम लोग का क्या है कि पूरे देश की लगभग 2% आबादी को हम लोग इस आष्टिक या निषाद भाषा परिवार में रखते हैं, जिसमें हम लोग का सबसे बड़ा राज्य इसका है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। साथ ही साथ बिहार, उड़ीसा और झारखंड के कुछ भागों में भी इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। और इसका छोटा सा पार्ट है हम लोग का मेघालय में, क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी कल्चर शुरू से रहा है, उसी से इस भाषा परिवार का विकास हुआ। इसे हम लोग निषाद आप लोग सुने होंगे कि जो राम भगवान के जो केवट थे, जिन्होंने भगवान को नाव पार कराया था, वे निषाद जाति के थे। तो उसी तरह से एक जो जंगलों में जाति रहती है, उसको लोग निषाद बोलते हैं। और उस परिवार के जो लोग हैं, उसे हम लोग निषाद भाषा परिवार या आष्टिक भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से इसकी पूरे देश की कुल आबादी के लगभग 2% आबादी किसकी है, निषाद भाषा परिवार की है। इसमें संथाली है, मुंडा है, उरांव है, बिरहोर है, इस तरह की जातियां इसमें जैसे शामिल हैं। खास करके इन पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। MP और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का जो पठारी रीजन है, आदिवासी क्षेत्र है। झारखंड, बिहार में खास बहुत कम है। जो हम लोग का झारखंड का जो आदिवासी बेल्ट है और मेघालय का जो आदिवासी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। दूसरा हम लोग का है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार का विकास मुख्य से दक्षिण भारत में हुआ है ना। दक्षिण भारत में हम लोग का कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के संपूर्ण भाग में द्रविड़ भाषा परिवार का विकास हुआ है, जिनकी अपनी लोकल भाषा है ना। मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, कुचिपुड़ी है, ये सब वहाँ की लोगों की स्थानीय भाषा है, जिनकी संख्या कुल भारत की आबादी का 20% के आसपास है। 20% लोग क्या है, इस भाषा परिवार के लोग हैं। ये लगभग 2% में है, ठीक है। इनकी अपनी भाषा है, क्योंकि पूरे संपूर्ण क्षेत्र में क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार है, जो लोकल भाषा है। जैसे केरला में मलयालम है, तमिलनाडु में तेलुगु है, आंध्र प्रदेश में भी हम लोग का क्या उसको बोलते हैं उस भाषा को, कुछ इंग्लिश है और कुछ मिक्स लोग का अपना लोकल भाषा है। तो ये दूसरा। तीसरा हम लोग का है चीनी तिब्बत या किरात भाषा परिवार कहते हैं उसको, चीनी तिब्बत या किरात भाषा, जिसका संबंध क्या है, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया से है, जिसमें हम लोग का जम्मू कश्मीर,
का जो केंद्र शासित क्षेत्र है लद्दाख और लेह का, लद्दाख हो गया, और ये हम लोग जम्मू केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, और इधर हम लोग का आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब राज्यों में क्या है हम लोग का चीनी तिब्बत भाषा परिवार है, जहाँ की अपनी भाषा है। जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर बोडोलैंड है, आसाम में जो है सो भी बोडो है, तो इनकी भी अपनी वहाँ की लोकल भाषा है। और इसकी कुल जनसंख्या कितना है, तो पूरे कुल आबादी, देश की कुल आबादी का मात्र 1% के आसपास है। 1% पूरा नहीं है, 0.75% के आसपास है, तो इसको 1% मानते हैं। ठीक है, यहाँ भी लोग पर्वतों पे रहते हैं, उनका जो सो कद काठी जो सो नाट्य कद के लोग होते हैं, जो इस परिवार में आते हैं। और चौथा हम लोग का भारूपीय भाषा परिवार, यह भारत की सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग है, मतलब लगभग 73% के आसपास कौन है, भारूपीय भाषा परिवार। इसमें दो भाषाओं का मिलन है हम लोग का। भारूपीय में भारत और यूरोप, मतलब एक तरह से कहा जाए कि भारत और यूरोप की जो भाषा परिवार आपस में जब मिल गए तो उसको लोग भारूपीय या यूरोपीय भारतीय बोलते हैं, है ना, भाषा परिवार। इसका फैलाव कहाँ है, तो पूरे का पूरे हम लोग का नॉर्थ इंडिया में है। जैसे हम लोग का पंजाब है, हरियाणा है, इधर हम लोग का राजस्थान है, इधर हम लोग का गुजरात है, या हम लोग का यूपी है, इधर हम लोग का उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ना, पूर्वी यूपी का भाग है। ये सब राज्य क्या है जहाँ पे सघन आबादी है। ठीक है, तो लगभग 73% क्या है भारूपी भाषा परिवार के लोग हैं, जिनकी भी क्या है यहाँ की मुख्य बोली खड़ी भाषा, खड़ी हिंदी है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हम लोग का ओवरऑल क्या है भारत का भाषा परिवार है, जिसे हम लोग भाषाई संगठन कहते हैं। और इन्हीं 4 भाषाओं के आधार पर पूरे भारत का भाषा संगठन मिला हुआ है, बना हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, और इसे लाइक करें।